न्यू लाइफ लातर में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं, है ना। स्टार्ट किए थे जीव विज्ञान, है ना। आइए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, है ना। पहला चैप्टर था बाबू जैव पराक्रम पोषण, यही था ना, हैं। चलिए क्लास 10th पार्ट 2। देखिए हम आपको पोषण पढ़ा दिए थे लमसम, है ना। लमसम इसमें स्वपोषी परपोषी सब बता दिए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा मनुष्यों में का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र, मनुष्य तो आप जान रहे हैं। पाचन तंत्र आपको पढ़ना है। पाचन तंत्र आपको क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या है बाबू? पाचन तंत्र एक यंत्र है। एक क्या है? एक यंत्र है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग हैं और कुछ बड़े अंग हैं। कुछ छोटे छोटे अंग हैं बाबू पाचन तंत्र में। बहुत सारे छोटे अंग हैं, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे अंग हैं, है ना। छोटे छोटे अंग हैं प्लस कुछ बड़े अंग हैं, कुछ बड़े अंग हैं। आई दोनों के मेल जुल करके जो बनता है उसको कहते हैं पाचन तंत्र। इसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। देखिए तो इसमें कुछ छोटे छोटे अंग हैं, आज में कुछ बड़े अंग भी हैं। आज दोनों के मिल करके किसका निर्माण करता है? पाचन तंत्र का, है ना। तो लिखिएगा बाबू, ये एक यंत्र है, ये एक यंत्र है, ये एक यंत्र है। लिखिए ये एक यंत्र है जिसमें ये एक तंत्र है, ये यंत्र है या तंत्र है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग और कुछ बड़े अंग, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे, फास्ट लिखिएगा ज़रा, है ना। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग और कुछ बड़े अंग भी हैं, कुछ बड़े अंग भी हैं। ये मिलजुल करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये एक यंत्र है, ये एक तंत्र है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग और ये या तथा कुछ बड़े अंग मिलजुल के, है ना। कुछ बड़े अंग भी हैं जो मिलजुल करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। हो गया। कुछ पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, है ना। ये भोजन को पचाने का काम करता है। ये भोजन को पचाने का काम करता है।
अब पाचन तंत्र में कौन कौन आते हैं भाई, तो लिखिएगा आहार नाल। कौन कौन आता है, आहार नाल है न, आहार नाल लिखे, आहार नाल, आहार नाल, पाचन ग्रंथियाँ, आहार नाल कोमा पाचन ग्रंथियाँ, पाचन ग्रंथियाँ इत्यादि है न। आहार नाल में कौन कौन आते हैं बाबू, तो आहार नाल, पाचन तंत्र कौन कौन आते हैं, तो आहार नाल, पाचन ग्रंथियाँ इत्यादि है न। पाचन तंत्र किसे कहते हैं भाई, तो ये एक तंत्र है या ये एक यंत्र है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग और कुछ बड़े अंग मिलजुल करके एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं है न। कुछ छोटे छोटे अंग और कुछ बड़े अंग मिलजुल कर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें भोजन का पाचन होता है। अब इसमें कौन कौन सा आते हैं बाबू, तो आहार नाल आता है, पाचन ग्रंथियाँ आता है और इत्यादि है न। अब पहला हेडिंग डालेगा आहार नाल, एक एक करके धीरे धीरे फाड़ते चलेंगे बाबू। आहार नाल, आहार नाल है न। आइए आहार नाल क्या है बाबू, प्लीज जानिए। आहार नाल देखिए, आहार नाल, आहार नाल जो है आपके मुख गुहा से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा, ये जो मुख है ना, यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है, कैसे करके मैंने मुख गुहा से स्टार्ट होता है और मल द्वार पर क्या होता है, ये है मुंह और ये है आपका मल द्वार। तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है और मल द्वार पे क्या होता है, ख़त्म होता है। ये जो होता है 8 से 10 मीटर लंबा होता है। 8 से 10 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। इसकी चौड़ाई कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। इनको दिक्कत है ना, तो लिखिएगा ये एक लिखिएगा, ये एक 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है। ये एक 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है। ये 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है। ये 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है। इसमें भोजन, ये 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है। इसमें भोजन का पाचन होता है, जिसमें भोजन का पाचन होता है, इसमें भोजन का पाचन होता है। इसकी शुरुआत मुख गुहा से होकर, इसकी शुरुआत मुख गुहा से होकर मल द्वार पे अंत होता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। ये 8 से 10 मीटर लंबी एक कुंडलित संरचना होती है। इसकी लंबाई कितना होती है बाबू, 8 से 10 मीटर होती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। लिखे, इसमें भोजन का पाचन होता है। इसमें भोजन का पाचन होता है। ये मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार पे अंत होता है। मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार पे अंत होता है। लिखे, मल द्वार पे अंत होता है, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। जिसे हम आहार नाल कहते हैं। लिखे, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आहार नाल आप पढ़ लिया। अब ये VVI क्वेश्चन है बाबू कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। अब पूछेगा आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख गुहा से। अंत कहाँ होता है, मल द्वार पर, है ना। अब देखिए आगे बढ़े। अब आया है आहार नाल में क्या आया, आहार नाल में क्या आया, पहला पॉइंट मुख गुहा। मुख गुहा, तो मुख गुहा देखिए ये है, यही है ना। तो लिखिएगा मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है।
मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है ना। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है जो ऊपर और नीचे की जबड़े से घिरा रहता है। जो ऊपर और नीचे जबड़े से घिरा रहता है। जो ऊपर और नीचे जबड़े से घिरा रहता है ना। देखिए ना, मुख गुहा जो है ऊपर और नीचे क्या है, एक देखिए, एक जबड़ा ये है, एक जबड़ा ऊपर है, एक नीचे एक ऊपर है ना। लिखे, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है जो ऊपर और नीचे जबड़े से घिरा रहता है। इसे बंद करने के लिए मांसल होठ होते हैं जो एक ऊपर और एक नीचे होते हैं। इसे बंद करने के लिए मांसल होठ होते हैं। इसे बंद करने के लिए मांसल होठ होते हैं जो एक नीचे और एक ऊपर होते हैं। इसे बंद करने के लिए मांसल होठ होते हैं जो एक ऊपर और एक नीचे होती है। इसे बंद करने के लिए एक मांसल होठ होते हैं जो एक ऊपर और एक नीचे होती है। हो गया। चलिए आइए अब देखिए, आप मुख गुहा ऊपर का पार्ट आप पढ़ लीजिए। ऊपर का पढ़े ना, मुख गुहा का कहाँ पढ़े, ऊपर का। मुख गुहा जो है ऊपर का पार्ट पढ़े, क्योंकि मुख गुहा की शुरुआत, आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होता है, मुख गुहा से। तो मुख गुहा को में एक नीचे एक ऊपर एक जबड़ा होता है। ऐसे बंद करने के लिए हमको क्या मिला है, होठ मिला है जो मांस का बना रहता है। एक ऊपर है एक नीचे है। अब आइए मुख गुहा के अंदर, अब चलते हैं। मुख गुहा कहाँ चलते हैं, अंदर। आइए लिखिएगा, मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा के अंदर देखिए, मुख गुहा के अंदर क्या है बाबू। मुख गुहा के अंदर सबसे पहला है जीभ, है कि नहीं जीभ बाबू, है ना जीभ। अरे मुख गुहा में जैसे प्रवेश करते हैं तो कौन चीज दिखाई देता है, एक दांत एक जीभ। तो पहले हम जीभ के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दांत के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए आइए देखिए, तो जीभ जो है किसका बनाता है, मांस का बना है, मांसल संरचना है। जीभ क्या है, मांसल संरचना है। जो आगे का भाग क्या है, खुला हुआ है, स्वतंत्र है, तभी तो आप घुमाते रहते हैं छने मन क्रिया उधर, है ना। तो ये स्वतंत्र रहता है, लेकिन पीछे का भाग इसका बंधा हुआ रहता है ना। और इसमें जीभ में जो होता है छोटा छोटा अंग होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम स्वाद खलियाँ कहते हैं। जिससे आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपका स्वाद का क्या चलता है, पता चलता है, तिता है, खट्टा है, मीठा है, नुंगर है, तितगर है ना। ये पहचानने के लिए हमको भगवान जीभ में एक छोटे छोटे अंग दिए हैं, जिसे कहते हैं स्वाद खलियाँ कहते हैं, है ना। चलिए आइए तो लिखिएगा, जीभ के बारे में लिखिएगा। जीभ एक मांसल संरचना है। 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 लिखिए, जीभ एक मांसल संरचना है। जीभ एक मांसल संरचना है जो मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। जो मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। जीभ एक मांसल संरचना है जो मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। हो गया। जीभ एक मांसल संरचना है जो मुख गुहा के अंदर पाई जाती है ना। मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। इसका आगे का भाग स्वतंत्र होता है या मुक्त होता है। इसका आगे का भाग स्वतंत्र होता है या मुक्त होता है, और पीछे का भाग बंधा हुआ रहता है ना। इसके आगे का भाग स्वतंत्र रहता है और पीछे का भाग मुख गुहा से बंधा हुआ रहता है ना। मुख गुहा से बंधा हुआ रहता है। मुख गुहा से बंधा हुआ रहता है। लिखे, मुख गुहा से बंधा हुआ रहता है। अब लिखिएगा इसके कार्य या जीभ के कार्य, है ना। देखिए, पहला काम क्या है जीभ का। जीभ का पहला काम है, ये बोलने में क्या करता है, मदद करता है ना। लिखिएगा, ये बोलने के काम में आता है। पहला, ये बोलने के काम में आता है। ये बोलने के काम में आता है।
ये बोलने के काम में आता है, काम में आता है। अगला, ये भोजन को पलटने कलटने और ढकेलने के काम में आता है। ढकेलने के काम में आता है। ये भोजन को पलटने कलटने और ढकेलने के काम में आता है। पलटता है, भोजन को पलटता है, कलटता है, फिर क्या करता है? ढकेल देता है। तो ये भोजन को पलटने कलटने और ढकेलने के काम में आता है। अगला पॉइंट और लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं जिसे स्वाद कलियाँ कहते हैं। इसमें छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, है ना। इसमें जीभ में छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं जिसे स्वाद कलियाँ कहते हैं। स्वाद कलियाँ कहते हैं। ये है न, लिखे, इसमें छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं जिसे स्वाद कलियाँ कहते हैं। इससे स्वाद का पता चलता है। नहीं, इसका 3 को कार्य लिखा दिए बाबू, 3 पॉइंट, है ना। तीनों भी आइए बाबू, तीनों एग्जाम में पूछता है। ये बोलने के काम में आता है, जीभ नहीं रहेगा तो आवाज़ नहीं निकलेगा, करते रहिएगा, वो उपाय नहीं है। ये बोलने के काम में आता है। ये भोजन को पलटने ढकेलने और कलटने के काम में आता है। इसमें छोटे छोटे अंग होते हैं जिसे क्या कहते हैं? स्वाद कलियाँ कहते हैं। इसी के माध्यम से आपको पहचान में आता है कि तीता है, मीठा है, खट्टा है ना। तो ये इससे कुछ पता चलता है? स्वाद का पता चलता है। किससे पता चलता है? स्वाद का पता चलता है। इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जीभ पढ़ लिया बाबू, है ना, आपने जीभ के बारे में पढ़ लिया। अब चलते हैं दांत के बारे में, है ना। अब लिखिएगा दांत, है ना। मुँह गुहा के अंदर का पार्ट पढ़ रहे हैं बाबू। पहला पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं दांत, है ना। दांत, चलिए आइए। देखिए, ये भी कहाँ पाया जाता है? मुँह गुहा के अंदर ही पाया जाता है, जो कठोर संरचना का बना होता है ना, जो कठोर होता है। लिखिएगा मुख गुहा के अंदर ही एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम दांत कहते हैं। मुख गुहा के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम दांत कहते हैं। मुख गुहा के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम दांत कहते हैं, जो अत्यंत कठोर होता है ना। मुख गुहा के अंदर ही एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम दांत कहते हैं। ये अत्यंत कठोर होता है, जो एक वयस्क मनुष्य में 32 होते हैं। जो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। जो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं बाबू? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, है ना। मुँह गुहा के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम दांत कहते हैं, है ना, जो अत्यंत कठोर होता है। जो अत्यंत क्या होता है?
कठोर होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितना पाए जाते हैं? एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। अब देखिए 32 दांत यहाँ पाया जा रहा है बाबू। तो दांत जो होता है 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लिखिएगा, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खतरनक, कतरनक, कतरनक लिखे। दूसरा होता है भेदक, खतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक, 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 चवर्णक, चवर्णक, और चौथा होता है चवर्णक, चवर्णक। देखिए ये 4 प्रकार के दांत है बाबू, है ना। पहला होता है खतरनाक, आगे वाला पार्ट को, नहीं दांत के जो आगे का पार्ट होता है ना उसको बोलता है खतरनाक। दूसरा होता है जो कुत्ता का दांत देखते हैं, 2 गो फूकता है तो इपड़ी रहता है, उसको कहते हैं भेदक। और अग्रचवर्णक उसके बाद वाले दांत को बोलते हैं अग्रचवर्णक। और जो जिसको कहते हैं क्या चौवा, ये होता है चवर्णक। ये चबाने का काम करता है, चबाने का काम यही होता है। ये भेदने का काम करता है, फाड़ने चिरने का काम करता है, और ये काटने का, और ये मिला जुला के लमसम सब काम कर लेता है ना। इसमें कोई दिक्कत है ना? ये VVI क्वेश्चन है बाबू। एक मनुष्य में कितना दांत पाए जाते हैं? 4। ये पूछ दिया, आपका किस्मत थोड़ा सा ज़्यादा थी, रात पूछ दिया कि दांत किसे कहते हैं, दांत के प्रकार बताएं, है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। चलिए आइए, अब देखिए एक दांत का एक रोग है दंत बलक क्षय या दंत अस्थि क्षय उसको बोलते हैं। इसके बारे में जानते हैं क्या है? लिखिएगा, है ना, दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दंत अस्थि क्षय में क्या होता है बाबू? दंत अस्थि क्षय किसे कहते हैं? तो दंत अस्थि क्षय क्या होता है पहले ये जानिए। दंत अस्थि क्षय क्या है? आप जब रात में भोजन करते हैं या रात में कोई मीठा चीज़ खा लेते हैं या रात में आप लेमन जूस खा कर सोते जाइए, तो क्या होगा? दांत में फंस जाएगा, दांत के मस्क अथी पर चौवा पर फंस गया। आप रात में तो सो गए ना, आपका मुंह क्या रहता है? बंद रहता है, और मुंह बंद रहता है, आपके मुंह में बैक्टीरिया पाया जाता है। हम लोगों के मुंह में क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो है आपका मीठा के साथ अभिक्रिया कर लेगा और कौशिक निर्माण करेगा, अम्ल का निर्माण करेगा, कौशिक निर्माण करेगा अम्ल का। और अम्ल का गुण है किसी चीज़ को गला देना। किसी चीज़ को क्या करना? गला देना। अब आप रात भर तो आराम से एकदम सोते हुए हैं, ये न हिल रहा है न डोल रहा है ना हो रहा है कुछ, तो ये आराम से बंद है। और मुंह में बैक्टीरिया होने के कारण अब बैक्टीरिया मीठा से क्या कर लेता है? अभिक्रिया। अभिक्रिया करने के कारण क्या होता है? आपका जो दांत होता है, देखिए आपका जो ये दांत है, नहीं ये तो मस्कुरा, ये जो दांत है, ये दांत का जो परत है ना, ये बहुत नाजुक परत है। ये परत जो है आपका बहुत नाजुक है, इसको बोलते हैं कैविटी। कैविटी, इसको क्या बोलते हैं? कैविटी। ठीक है, ये दांत जो है इसको बोलते हैं कैविटी। अब ये कैविटी जो है, ये दांत, ये कैविटी को क्या करेगा? वो अम्ल जो है, जो अम्ल बन रहा है, वो अम्ल इसको क्या करेगा? इसको देगा गला। वो क्या करेगा? इसको देगा गला। इसको गला देगा तो उस समय आपको कम एहसास होगा। कुछ दिन के बाद इसमें क्या हुआ? खाना ताना फंस के अंदर चल जाएगा, और जानने के बाद खाना इसमें हिल गया,
या कोई चीज़ फंस गया, किसी भी तरह से क्या हो गया, फंस गया। अब ये बहुत दिनों के बाद उसमें क्या होगा, सड़ेगा गलेगा, कितने होगा, सड़ेगा गलेगा, इसमें बन जाएगी क्या, कीड़ा। क्या लग जाएगी, कीड़ा। अब कीड़ा लग गया तो अब तो दांत को दर्द देना स्वाभाविक है, वो तो अपना काम करेगा ही नहीं जी। तो कहते हैं कि हमारा दांत सड़ गया, इसी को कहते हैं दंतस्थि क्षय। क्या समझ में आई कि नहीं? आप रात में कभी भी मीठा खा के ना सोइएगा। मीठा खा लिए हैं तो सबसे पहले एक गिलास पानी लेके कूला कर लीजिए, एक आध गिलास या तो थोड़ा सा कूला उला करने के बाद पानी क्या कीजिए, पी लीजिए, ताकि जो मीठापन जो है आपके मुंह से क्या हो जाए, हट जाए, मिट जाए। और नहीं तो जिसको दांत की बीमारी लेना है वो मीठा खा के सो जाए, आ जाएगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। और ज़्यादा मीठा हानिकारक ही है, नोट कर लेना है, ज़्यादा मीठा हानिकारक ही है। और अभी देखते हैं कि 8 बरस 10 बरस 12 बरस बच्चा के दांत में हो रहा है प्रॉब्लम, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रीज़न क्या है, आजकल बच्चा को ज़्यादा चॉकलेट दे रही हैं यहाँ, और चॉकलेट खाता है और खाते खाते चॉकलेट बस सो गया, खाते खाते चॉकलेट क्या होता है, सो गया, उसका मुंह तो रहा मीठा हो गया कि नहीं मीठा, हम मुँह मीठा हो गया। अब मीठा हो गया मुँह, तो अब मुँह हो गया बंद हो, तो अब ले तो मीठा और मीठा बैक्टीरिया दोनों में अपना काम करबे नहीं करेगा, वो थोड़ी छोड़ देगा, वो थोड़ी छोड़ देगा कि फौवा है, वो तो अपना काम चालू कर देगा। और काम चालू करेगा और इसका जो कैविटी को मीठा और बैक्टीरिया मिलकर कौची का निर्माण करता है, अम्ल का निर्माण करता है। अम्ल का काम है किसी भी चीज़ को गला देना, इसका काम है क्या करना, अभी आएगा आगे, अभी आने वाला है। अम्ल का काम है किसी चीज़ को गला देना, कुछ भी गला सकता है। तो ये दिया गला, अब इसको देगा गला, आई अंदर से रहता है खोखला या ऊपर का पतला, ये एकदम मुलायम परत होता है थोड़ा सा, तो ये दिया गला के इसको अब गलाएगा तो ऊपर वाला थोड़ी गलाएगा, अंदर भी गलाएगा जब हिलेगा तो अंदर गलाएगा। अब अंदर कुछ भी खाइएगा इसमें क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। अब फंसेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद इस सर गल जाएगा, और सरे गलेगा, जहाँ पर सलता है गलता है वहाँ पर तो पिल्लू का निर्माण होगा ही। अब पिल्लू का निर्माण होगा, आपके दांत में दर्द होगा, मुंह फूलेगा, कोई उपाय नहीं। इसी को कहते हैं दंतस्थि क्षय। तो लिखिएगा दंतस्थि क्षय कैसे लिखिएगा। जब भी हम मीठा भोजन, जब भी हम मीठा चीज़ खाते हैं, जब भी हम मीठा चीज़ खाते हैं तो जब भी हम मीठा चीज़ खाते हैं तो जब भी हम मीठा चीज़ खाते हैं, जब भी हम मीठा चीज़ खाते हैं और दांत को साफ नहीं करते हैं, और दांतों, जब भी हम मीठा चीज़ खाते हैं और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो जब भी हम मीठा चीज़ खाते हैं और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो जब भी हम मीठा चीज़ खाते हैं और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो मीठा लिखेगा। तो मीठा चीज़ दूसरे में चिपकने का गुण रखता है, मीठा चीज़ दूसरे में चिपकने का गुण रखते हैं, मीठा चीज़ दूसरे में चिपकने का गुण रखते हैं, मीठा चीज़ दूसरे में चिपकने का गुण रखते हैं, मीठा चीज़ दूसरे में चिपकने का गुण रखता है। तब चिपकने का गुण रखता है तो वो मीठा चीज़ दूसरे में चिपकने का गुण रखता है तो वे दांतों के ऊपर चिपक जाते हैं, तो वे दांतों के ऊपर चिपक जाते हैं, तो वे दांतों के ऊपर चिपक जाते हैं, है ना, तो वे दांतों के ऊपर चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं, है ना, चिपक जाते हैं। तब दिन या रात में बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है, दिन या रात में जब बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है तब हमारा मुंह हिल डोल नहीं हो रहा होता है,
जब दिन या रात में बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है, दिन या रात में जब बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है तब लिखिए, जब दिन या रात में बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है तो जब हमारा मुंह हिल डुल नहीं हो रहा होता है, जब हमारा मुंह हिल डुल नहीं हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता है तो नहीं हो रहा होता है तो हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, हमारे मुंह में हिलडुल नहीं हो रहा होता है तो हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया मीठा के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। तो हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया मीठा के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, मीठा के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं। हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया मीठा के साथ अभिक्रिया करके, मीठा के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया मीठा के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। ये अम्ल दांतों की ऊपरी परत को गला देता है। ये अम्ल दांतों की ऊपरी परत को गला देता है। ये अम्ल दांतों की ऊपरी परत को गला देता है। लिखे, हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया मीठा के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करता है। ये अम्ल लिखे, ये अम्ल दांतों के ऊपरी परत को गला देता है, दांतों के ऊपरी परत को गला देता है, जिससे दांत में छेद हो जाता है, जिससे दांत में छेद हो जाता है, जिससे दांत में छेद हो जाता है। इसे ही दंतस्थि क्षय कहते हैं, 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 इसे ही दंतस्थि क्षय कहते हैं। हो गया, इसे ही दंतस्थि क्षय कहते हैं। अब आइए, अब चलते हैं नीचे वाला पाठ। बाबू आप कौची पढ़ लिए? जीभ पढ़ लिए, दांत पढ़ लिए, है ना? जीभ और दांत क्या कर लिए? अब किसी व्यक्ति को कैसे दांत में दर्द रहता है पता चल गया। इस चलते कोई भी बच्चा, ज़्यादातर बच्चा पर ध्यान दिया जाए। मीठा भोजन, मीठा कुछ खिलाते हैं, सोने से पहले उसको कूला जरूर कराइएगा, नहीं तो 8 से 10 वर्ष की अवस्था में ही वो दांत से पीड़ित हो जाएगा, जैसे आज ये है। ठीक है, अब हेडिंग डालेगा बाबू, उसके आगे का पाठ है ना? जैसे ही अब जीभ पढ़ लिए, दांत पढ़ लिए, अब आइए पढ़ते हैं इसका ग्रसनी का काम करते हैं, है ना? अब आइए पढ़ते हैं ग्रसनी, अब आइए पढ़ते हैं ग्रसनी। देखिए, मुख द्वार से हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद कहाँ पहुँचता है? ग्रसनी में। और ग्रसनी में 2 द्वार होते हैं, एक से हम बोलते हैं और एक हमारा खाना जहाँ जाता है, 2 चीज़। देखिए, तो ग्रसनी में 2 द्वार होते हैं, एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार से खाना निगलते हैं, कंठ द्वार से हम बोलते हैं। निगल द्वार से क्या होता है नहीं, निगल द्वार से खाना जो होता है अमाशय में पहुंचता है, और कंठ द्वार से हवा फेफड़ा में पहुंचता है। कंठ द्वार से ही हम क्या करते हैं? बोलते भी हैं। बोलते में किसे बोलते हैं? कंठ द्वार से। जब आप खाना खाते हैं तो कंठ द्वार को एक बंद करने के लिए एक परत दिया है ना? एक परत होती है, ठीक है? तो देखिए, निगल द्वार जो होता है, ग्रसनी जो होता है 2 भागों में बटा हुआ है, एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। लिखना नहीं है भी, एक निगल द्वार, ग्रसनी में 2 द्वार होते हैं, एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार।
कंठ द्वार। तो निगल द्वार के द्वारा खाना जाता है, निगल द्वार से खाना आमाशय में पहुंचता है, पेट में पहुंचता है। और कंठ द्वार से हवा जाता है कहाँ? हवा फेफड़ा में पहुंचता है, फेफड़ा में पहुंचता है। ठीक है। निगल द्वार जो है, गरसनी में 2 द्वार है। गरसनी में कितना द्वार है? 2 द्वार है। एक है निगल द्वार, एक है कंठ द्वार। तो निगल द्वार से खाना कहाँ पहुंचता है? आमाशय में, पेट में आपका, है नहीं। और कंठ द्वार से हवा कहाँ पहुंचता है? फेफड़ा में पहुंचता है। बस यही इसका काम है नहीं। चलिए आइए लिखिएगा। ये मुख द्वार के बाद खाना जहाँ पहुंचता है उसे ग्रसनी कहते हैं। मुख द्वार, ये मुख द्वार के बाद खाना जहाँ पहुंचता है उसे ग्रसनी कहते हैं। मुख द्वार के बाद खाना जहाँ पहुंचता है, मुख द्वार के बाद खाना जहाँ पहुंचता है उसे ग्रसनी कहते हैं। इसमें 2 द्वार होता है। ये VVI क्वेश्चन है बाबू, पूछेगा। घरसनी ऑब्जेक्टिव का VVI क्वेश्चन है कि घरसनी में कितना द्वार होते हैं? कितना द्वार होते हैं? 2 द्वार होते हैं, है नहीं। लिखिएगा। मुख द्वार के, है नहीं, मुख द्वार के बाद खाना जहाँ पहुँचता है उसे ग्रसनी कहते हैं। इसमें 2 द्वार होते हैं, पहला निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। पहला निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। लिखे, पहला निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। हो गया। पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। लिखिएगा निगल द्वार। निगल द्वार से खाना आमाशय में पहुंचता है नहीं। निगल द्वार से खाना आमाशय में पहुंचता है नहीं। पहला लिखिएगा, निगल द्वार से खाना आमाशय में पहुंचता है और कंठ द्वार से हवा फेफड़ा में पहुंचता है। हो गया। निगल द्वार से खाना कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। और कंठ द्वार से हवा कहाँ पहुँचता है? फेफड़ा में पहुँचता है। अब देखिए, अब आपको ये हटा, अब देखिए, अभी खाना कहाँ पहुँच गया? निगल द्वार में। खाना कहाँ पहुँचा? निगल द्वार में पहुँचा ना। मुँह से खाए तो अंदर गया तो निगल द्वार में प्रवेश किया। तो निगल द्वार में प्रवेश किया तो निगल द्वार के सहारे खाना कहाँ पहुँच जाता है? आमाशय में। तो आमाशय में पहुँचने से पहले एक नली होती है जिसको कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली। अब ये देखिए, ग्रास नली पूरा मानव का संरचना पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है पूरा। अभी मुँह से खाना यहाँ पहुँचा है, अंदर नहीं गया अभी यहीं है, अभी यहीं अटका हुआ है खाना, है ना। अभी खाना अंदर नहीं पहुंचा। अभी देखिए कंठ है, कंठ से अभी यहीं पर खाना अटका हुआ है। अब देखिए, ये है ग्रास नली। अब ग्रास नली में क्या होता है? तो भोजन तो लार उर से सना हुआ रहता है। भोजन में क्या सना रहता है? लार सना रहता है। अब भोजन में क्या होता है कि देखिए, यहाँ से इस तरीके का या ऐसे करते हैं, मान लीजिए इस तरीके का फिगर है। यहाँ पर ज़्यादा अथी कर दिए हैं। मान लीजिए ये है, ठीक है। अब देखिए, ये है ग्रास नली। अब ग्रास नली में भोजन कैसे पहुँचता है? यहाँ पर जब सिकुड़ता है तब ये भोजन नीचे आता है। फिर यहाँ पर जब भोजन यहाँ पर पहुँचा तो ये फैलन रहेगा। फिर क्या करेगा? फिर ऊपर से चापेगा, फिर नीचे आएगा। तो एक बार चापता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार। तो सिकुड़ने की को कहते हैं सकुंचन। सकुंचन। और फैलने की क्रिया को कहते हैं शीतलन। फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? शीतलन।
शीतलन कहते हैं। चलिए आइए देखिए, तो भोजन जब ग्रास नली में पहुँचता है तो ये सिकुड़ता है और ये क्या होता है, फैलता है। तो सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता माने जब भोजन ऊपर है तो ये फैलाएगा, नीचे क्या करेगा, फैलेगा, और ऊपर से उस सिकुड़ के क्या करेगा, दाबेगा। सांप को कोई चीज़ खाते हुए देखे हैं? सांप को देखते हैं, सांप भी उसी तरह खाता है। आगे दाबेगा तो भोजन नीचे आएगा, फिर जब नीचे आएगा तो अपने आप फैल जाएगा, फिर ऊपर से ताकत लगा, फिर उसको दाबेगा। तो ये संकुंचन, ये होता है संकुंचन में दबने की क्रिया को क्या कहते हैं, संकुंचन, और फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं, शीतलन। अब दबाव और फैलाव, दबाव और फैलाव को कहते हैं कर्माकुंचन। इसका एक बढ़िया चाहिए, दोनों को मिला के एक बढ़िया सा नाम दिया गया है, कर्माकुंचन। कर्माकुंचन, कर्माकुंचन। अब पूछेगा एग्जाम में, कर्माकुंचन किसे कहते हैं, कर्माकुंचन किसे कहते हैं, ये पूछेगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कर्माकुंचन किसे कहते हैं। तो भोजन को, ग्रास नली में भोजन को संकुंचन और शीतलन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं। कुछ नहीं, इजी है ना। लिखिएगा, लिखिएगा, मुख गुहा के लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। लिखे, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। पूछे, लिखे, ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवारों में, भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवारों में, ये पूरी घटना को कहते हैं, ये पूरा ग्रास नली ही है बाबू, है ना, ये पूरा क्या है, ग्रास नली ही है, ये पूरा ही ग्रास नली है ना। लिखे, भोजन के पहुँचते ही ग्रास नली की दीवारों में तरंग की तरह संकुंचन या सिकुड़न, है नहीं, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवार में, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुंचन या सिकुड़न, हम बोलते थे सिकुड़ता है, संकुंचन या सिकुड़न और शीतलन या फैलाव शुरू होता है। शीतलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे हम कर्माकुंचन कहते हैं, जिसे हम कर्माकुंचन कहते हैं। लिखे, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुंचन या सिकुड़न और शीतलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे कर्माकुंचन कहते हैं, जिसे कर्माकुंचन कहते हैं। इस प्रकार जिसे कर्माकुंचन कहते हैं, इस प्रकार धीरे धीरे भोजन नीचे चला जाता है और अमाशय में पहुंचता है। इस प्रकार धीरे धीरे भोजन नीचे चला जाता है और ये अमाशय में पहुंचता है। लिखे, इस प्रकार धीरे धीरे भोजन नीचे चला जाता है और अमाशय में पहुंचता है। देखिए, कर्माकुंचन समझ में आया। देखिए, ग्रास नली में जो सिकुड़न और फैलाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं। और कर्माकुंचन के माध्यम से धीरे धीरे भोजन कहाँ पहुँचता है, अमाशय में पहुँचता है। अभी तो हम बोले थे कहाँ भोजन पहुँचता है, अमाशय में पहुँचता है। हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब अमाशय में भोजन पहुँच गया,
अमाशय में पहुँच गया ना भोजन। तो अब अमाशय पढ़ते हैं। अमाशय में क्या है, आइए अब अमाशय आइए, अब अमाशय आइए, भोजन तो अमाशय में पहुँच गया। हमारा पहला काम था भोजन को अमाशय में पहुँचाना, तो हमने भोजन को कहाँ पहुँचा दिए, अमाशय में। अब देखिए अमाशय पढ़ना पड़ेगा, अमाशय, अमाशय है न, अमाशय, अमाशय आकार डाल दीजिए, अमाशय। देखिए अमाशय क्या होता है, अमाशय में एक थैला होता है, एक थैली नुमा संरचना होता है, ठीक है। थैली नुमा संरचना जो होता है, जो किसी भी जीव जंतु के बाईं ओर होता है। कहाँ किस ओर होता है, बाईं ओर होता है, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर नहीं, बाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है जो थैली नुमा संरचना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये अमाशय जो होता है 3 भागों में बटा होता है। अब भोजन का पाचन का भी शुरुआत कहाँ से होता है, अमाशय से ही होता है। भोजन का पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू होता है, अब भोजन का पाचन अमाशय से शुरू होता है ना। अब देखिए तो अमाशय को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, पहला, दूसरा और तीसरा है ना। तो लिखिएगा, पहले लिखिएगा अमाशय के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। ये थैलीनुमा संरचना होता है, ये थैलीनुमा संरचना होता है, ये इंसान के बाईं ओर होता है। मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं बाबू, है ना। ये थैलीनुमा संरचना होता है, ये इंसान के बाईं ओर होता है, यहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है। लिखे, ये थैलीनुमा संरचना होता है, ये इंसान के बाईं ओर होता है, और यहीं से भोजन का पाचन शुरू होता है, और यहीं से भोजन का पाचन शुरू होता है, और यहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं बाबू, पहला कार्डियक, दूसरा फुटिक। पहला भाग कार्डियक और दूसरा भाग, ये बहुत भी आए बाबू, है ना। दूसरा भाग फुटिक, दूसरा भाग क्या है, फुटिक, है। और तीसरा भाग है बाबू, तीसरा भाग है आपका, ये क्या उसको बोलते हैं, पायरोलिक, 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 रोलिक। देखिए 3 भाग है। अमाशय में जो होता है, अमाशय सबसे पहले भोजन कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। भोजन आप खाते हैं कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। इसकी संरचना क्या है, ये थैलीनुमा संरचना है, ये इंसान के बाईं ओर पाई जाती है। भोजन का पाचन यहीं से क्या होता है, शुरू होता है। भोजन का पाचन यहीं से शुरू होता है। आप पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनेगा। अमाशय की आकार क्या होती है, ये थैलीनुमा संरचना होती है। अमाशय, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, अमाशय से शुरू होता है। अमाशय इंसान के किस ओर होता है, बाईं ओर होता है। अब अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फुटिक और तीसरा भाग पायरोलिक, है ना। अमाशय कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अमाशय कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए, अब 3 भाग है, तो अमाशय की दीवारों में आप देखते होंगे, माने अमाशय की दीवारों में जो होता है, अमाशय की जो दीवार है, माने जाए ये थैलीनुमा संरचना इस टाइप का रहता होगा, इसी टाइप का रहता होगा, है ना। इससे छोड़ा हुआ रहता है नली उली, माना जाए इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं दीवार, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एपिथीलियम। इसका जो दीवार है इसको बोलते हैं एपिथीलियम। इसको क्या बोलते हैं, एपिथीलियम, एपिथीलियम, एपिथीलियम स्तंभाकार, स्तंभाकार,
इसको बोलते हैं एपिथेलियम स्तंभाकार। क्या बोलते हैं? इसमें जो होता है इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से, ऐसे नहीं, चारों पट्टी रहता है। ये जो है गड्ढा है ना, गड्ढा गुड्ढी, तो ये जो गड्ढा गुड्ढी है ये स्तंभाकार एपिथेलियम है। इसके जो इसका जो परत है ये गड्ढा गुड्ढी रहता है, ठीक है, गड्ढा गुड्ढी रहता है। अब इससे जो स्तंभाकार एपिथेलियम जो है, ध्यान से समझना है, बहुत बारीक चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा। स्तंभाकार एपिथेलियम जो है, स्तंभाकार एपिथेलियम है, यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के रस, यहाँ पर 3 प्रकार का रस निकलता है, और तीनों मिल करके एक ग्रंथि का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं जत्थर ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं? जत्थर ग्रंथि, जत्थर ग्रंथि, या इसको आमाशय रस भी बोलते हैं, आमाशय रस भी बोलते हैं। अब ये एक मानव शरीर में 3 लीटर बनता है। कितना बनता है? 3 लीटर बनता है। VVI क्वेश्चन है बाबू, हाँ, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और ये टीचर छोड़ देता है, ज़्यादातर नहीं पढ़ा पाता है वो। तो ये जो हैं, ये जो दीवार है, ये जो दीवार बना है, इसको मैं स्तंभाकार एपिथेलियम कह रहे हैं, एपिथेलियम स्तंभाकार बोल रहे हैं। ये जो होता है अंदर से क्या होता है? रूखा होता है, मैंने खड्डा होता है, ऊबर खाबर होते रहता है, ऊबर खाबर होता है। तो इसमें 3 प्रकार का रस निकलता है। एक होता है म्यूकस, दूसरा होता है म्यूकस होता है, और दूसरा होता है आपका ये क्या उसको बोलते हैं, दूसरा होता है आपका आम्लजन कोशिका, और तीसरा होता है जाइमोजिन। 3 प्रकार का रस निकलता है। एक होता है म्यूकस, कहाँ पर लिख दे, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। इससे 3 प्रकार का रस निकलता है। एक होता है म्यूकस, म्यूकस, एक होता है अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका, एक होता है जाइमोजिन, जाइमोजिन। तो म्यूकस कोशिका होता है, म्यूकस कोशिका होता है। अब इससे जो रस निकलता है उसको बोलते हैं म्यूकस, उसको क्या बोलते हैं? म्यूकस। अम्लजन कोशिका जो निकलता है उसको बोलते हैं ESCl। ये पेट में पाया जाता है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। इसका pH मान भी आप जानते हैं कितना? 1 होता है। अब ये जाइमोजिन, जाइमोजिन जो होता है आपको इसको बोलते हैं क्या है? जाइमोजिन ये है, जाइमोजिन से निकलता है पेप्सिनोजेन, 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 ठीक है। पेप्सिनोजेन गलती लिखा है क्या? पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन गलती लिखा हुआ है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। अब ठीक है, पेप्सिनोजेन। देखिए ये जो म्यूकस है और यह Cl है और पेप्सिनोजेन है, ये तीनों मिल करके जत्थर रस होता है। ये तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? जत्थर रस बोलते हैं। और ये एक मानव शरीर में कितना बनता है एक दिन में? 3 लीटर। ये अब इसका काम पढ़ना है एक एक करके क्या पढ़ना है? एक एक करके काम पढ़ना है। तो पहला लिखेगा एपिथेलियम स्तंभाकार, लिखेगा एपिथेलियम स्तंभाकार, एपिथेलियम स्तंभाकार है ना, एपिथेलियम स्तंभाकार लिखेगा, एपिथेलियम स्तंभाकार लिखेगा। ये जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है, ये जगह जगह अंदर एपिथेलियम स्तंभाकार, देखिए लिखा हुआ है एपिथेलियम स्तंभाकार। ये जगह जगह अंदर की ओर धंसा हो रहा, ये जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है, ये जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इससे एक विशेष प्रकार का रस निकलता है जिसे जत्थर ग्रंथि या आमाशय रस कहते हैं। ये जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है, इससे एक विशेष प्रकार की रस निकलती है जिसे जत्थर रस या आमाशय रस कहते हैं। देखिए ये अंदर की ओर जगह जगह अंदर ये जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है,
लिखे, ये स्तंभाकार एपिथेलियम लिखे, ये जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है, इससे एक विशेष प्रकार की रस निकलता है जिसे जठर ग्रंथि या आमाशय रस कहते हैं, जिसे जठर ग्रंथि या आमाशय रस कहते हैं। लिखे, जिसे जठर ग्रंथि और आमाशय रस कहते हैं, जिसे जठर ग्रंथि या आमाशय रस कहते हैं। अब देखिए जठर ग्रंथि जो है ये 3 प्रकार के अथि से बना हुआ है ना। लिखिएगा, जठर ग्रंथि 3 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला, जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बाबू। पहला है म्यूकस कोशिका या इसको श्लेष्मा भी कहते हैं। पहला है म्यूकस कोशिका या इसको श्लेष्मा भी कहते हैं, श्लेष्मा भी कहते हैं, म्यूकस या श्लेष्मा। अब इससे जो म्यूकस कोशिका जो निकलता है उसको बोलते हैं म्यूकस, इसको बोलते हैं म्यूकस रस, है ना, म्यूकस रस। और दूसरा है बाबू, दूसरा है अम्लजन्य कोशिका, अम्लजन्य कोशिका। दूसरा है जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिका होती है। पहला है पहला श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, है ना। और दूसरा है अम्लजन्य कोशिका। अम्लजन्य कोशिका जो रस निकलता है उसको बोलते हैं HCl। इसका pH मान क्या है बाबू? 1 होता है, HCl। और तीसरा है पेप्सिनोजेन। तीसरा है क्या? तीसरा जाइमोजिन कोशिका। जाइमोजिन कोशिका से जो रस निकलता है उसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन, है ना। हाँ, ये लिखे पेप्सिनोजेन। अब ये देखिए, ये तीनों जो है म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन, तीनों मिल करके, है ना, लिखेगा, तीनों मिल करके जठर रस या आमाशय रस कहते हैं इसको, आमाशय रस कहते हैं। एक मानव शरीर में कितना लीटर बनता है? 3 लीटर, है ना। एक मानव शरीर में कितना लीटर बनता है बाबू? 3 लीटर। सही तो। है ना। एक मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर बनता है? 3 लीटर बनता है। प्रतिदिन कितना लीटर बनता है? 3 लीटर बनता है ना। प्रत्येक दिन कितना लीटर बनता है? 3 लीटर बनता है। 3 लीटर प्रतिदिन, है ना। 3 लीटर प्रतिदिन बनता है। 3 लीटर प्रतिदिन बनता है बाबू। ये बहुत VVI क्वेश्चन है। अब पूछेगा जठर रस किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन। अब पेप्सिनोजेन तीनों मिलकर कौन कहलाता है? जठर रस या आमाशय रस। ये मानव शरीर में कितना लीटर बनता है? 3 लीटर। कितना लीटर बनता है? 3 लीटर। 3 लीटर पूरे जीवन काल में नहीं, प्रत्येक दिन 3 लीटर, प्रत्येक दिन 3 लीटर बनता है। अब तीनों का काम क्या है? तो देखिए, म्यूकस जो होता है, ये जो दीवार है ना, ये दीवारों को रक्षा करता है। म्यूकस जो होता है, ध्यान से देखना, म्यूकस जो है, ये जो म्यूकस है ना बाबू, ये जो एपिथेलियम स्तंभाकार है, इसके दीवारों को क्या करता है? वो रक्षा करता है।
ये दीवारों को क्या करता है, रक्षा करता है। और HCl क्या करता है, तो HCl जो आप खाना खाते हैं उसमें कुछ कीटाणु फिटाणु जो भी कुछ खराब पदार्थ आ गया है उसको पहले कीटाणु फिटाणु क्या कर देता है, ये मार देता है। और मारने के बाद ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। और अम्लीय बनाता है, अब प्रोटीन का पाचन करता है। और क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। और ये जो पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन क्या करता है, पेप्सिनोजन से एक एंजाइम निकलता है जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। ये क्या करता है, प्रोटीन को पाचन करता है। पेप्सिनोजन से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम पेप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्सिन। इससे एक एंजाइम निकलता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। इस तरीके से पूरा भोजन को क्या करता है, दोनों मिलके ये भोजन को अम्लीय बनाता है। ये सबसे पहले HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। उसमें जो भी कीटाणु फिटाणु रहता है वो क्या करता है, उसको मारता है। और प्रोटीन को क्या करता है, पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन से एक एंजाइम निकलता है जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। ये प्रोटीन को क्या करता है, पाचन करता है। कोई दिक्कत है नहीं। अब लिखिएगा, पहला हेडिंग डालेगा म्यूकस, पहला लिखिएगा म्यूकस, पहले लिखिएगा म्यूकस लिखिएगा। ये अमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है, बस इसका एक ही काम है। ये अमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है, म्यूकस। ये अमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये अमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये अमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब लिखिएगा HCl लिखिएगा। ये भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा HCl, ये भोजन को अम्लीय बनाता है, 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 ये भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा पॉइंट, ये कीटाणुनाशक का काम करता है, ये कीटाणुनाशक का काम करता है। जो भी भोजन में कीटाणु आ गया होगा, कीटाणु फिटाणु उसको क्या करता है, मार देता है। ये कीटाणुनाशक का काम करता है, ये कीटाणुनाशक का काम करता है, ये कीटाणुनाशक का काम करता है। लिखे, ये कीटाणुनाशक का काम करता है। अगला पॉइंट लिखे, अब लिखेगा पेप्सिनोजन, लिखेगा पेप्सिनोजन। तीसरा पेप्सिनोजन लिखेगा। इससे एक एंजाइम निकलता है जिसे पेप्सिन कहते हैं। इससे एक एंजाइम निकलता है जिसे पेप्सिन कहते हैं। देखिए लिखा हुआ पेप्सिन। इससे एक एंजाइम निकलता है जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। इससे एक एंजाइम निकलता है जिसे पेप्सिन, इससे एक एंजाइम निकलता है जिसे पेप्सिन, इससे एक एंजाइम निकलता है जिसे पेप्सिन में बदल देता है ना। इससे एक एंजाइम निकलता है जिसे पेप्सिन में क्या करता है, बदल देता है। अब पेप्सिन क्या करता है, लिखेगा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। उसमें जो प्रोटीन होगा उसका पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। हो गया, लिखे, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखिए, अब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, HCl ज़्यादा बन जाता है। HCl आपके शरीर में जब ज़्यादा बन जाएगा, देखिए इसको जितना क्षमता है उतना बन रहा है, तब तो कोई दिक्कत, आपके शरीर आपका जितना चाहिए उतना ही बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ज़्यादा बन गया तो हानि है, कम बना तो भी थोड़ा सा हानि है, कम ज़्यादा बना तो भी हानि है। ज़्यादा बनेगा बाबू, और ये ज़्यादा कब बनता है, जब आप ज़्यादा देर भूखे रहते हैं। ज़्यादा देर जब आप भूखे रहते हैं तो क्या होता है कि HCl का निर्माण ज़्यादा होने लगता है। अब ज़्यादा होने लगता है तो ज़्यादा होने से म्यूकस तो उतना ही निर्माण कर रहा है। अब ये ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा बनेगा तो क्या करेगा, ये इसको देगा गला, इसको क्या करेगा, एपिथेलियम स्तंभाकार जो है इसकी जो दीवारें हैं इसको क्या करेगा,
गला देगा। अब गला देगा तो उसमें छोटा छोटा घाव होना चालू हो जाएगा और उसी घाव को क्या कहते हैं? अल्सर। तो क्या बोलते हैं? अल्सर। और यही ज़्यादा डीपली और जाता है तो बनता है कैंसर। ठीक है, तो ये ज़्यादा देर भूखे रहने से होता है। ज़्यादा देर भूखे रहिएगा तो HCl का निर्माण क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब HCl का निर्माण ज़्यादा होगा तो ये स्तंभाकार एपिथेलियम में जगह जगह पर क्या होना शुरू हो जाएगा? घाव होना शुरू होगा। और घाव को क्या बोलते हैं? घाव को हम क्या बोलते हैं? अल्सर। घाव को क्या बोलते हैं? अल्सर। चलिए लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। HCl का निर्माण ज़्यादा होने लगे तो म्यूकस का निर्माण कम होने लगता है। HCl का निर्माण ज़्यादा होने लगे तो म्यूकस का निर्माण कम होने लगता है। HCl का निर्माण ज़्यादा होने लगे तो म्यूकस का निर्माण कम होने लगता है। HCl का निर्माण ज़्यादा होने लगे तो म्यूकस का निर्माण कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है। फर्स्ट लिखिए, HCl का निर्माण ज़्यादा होने लगे तो म्यूकस का निर्माण कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है। इसके कारण पेट में ऐसी स्थिति में पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है। तो इसके कारण पेट में आमाशय की दीवारों पर इसके कारण पेट में आमाशय की दीवारों पर छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं। जिसे अल्सर कहते हैं। इसके कारण पेट में आमाशय की दीवारों पर छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं जिसे अल्सर कहते हैं। या इसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर या इसे पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। लिखे, इसे खासकर पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये ज़्यादा देर तक भूखे रहने से होता है। ज़्यादा देर भूखे रहिएगा बाबू तो HCl का निर्माण ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा देर भूखे रहने से बनता है। ये ज़्यादा देर तक भूखे रहने से होता है। ये ज़्यादा देर तक भूखे रहने से क्या होता है? ये ज़्यादा देर तक भूखे रहने से होता है। एक पॉइंट और लिखिएगा, कायम करके। कायम, बस उसके बाद छोड़ देंगे, है नहीं? कायम कीजिए कहते हैं भाई। लिखिएगा, आमाशय में भोजन पचकर जो पेस्ट बनता है उसे कायम कहते हैं। आमाशय में भोजन पचकर जो पेस्ट बनता है उसे हम कायम कहते हैं। आमाशय में भोजन जो पचकर बनता है उसे कायम कहते हैं। आमाशय में भोजन जो पचकर बनता है उसे हम कायम कहते हैं, है ना? आमाशय में भोजन जो पचकर बनता है उसे कायम कहते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, बहुत हो गया, है ना? ठीक है बाबू, है ना? रहने देते आज यहीं तक।
आप लोगों की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है बाबू, धन्यवाद।